अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। 4 दिहाइयों बाद पाकिस्तान को ओलंपिक्स के मैदान में बहुत बड़ी कामयाबी मिली। पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल हासिल किया पेरिस ओलंपिक्स में और पाकिस्तान की शान अरशद नदीम, जिसके इस वक्त दुनिया भर में चर्चे हो रहे हैं, उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया। 92.97 मीटर की थ्रो करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया जेवलिन थ्रो, जिसमें अरशद नदीम ने पाकिस्तान का सबसे लाली परचम जो है वो इस वक्त लहराया। पूरी दुनिया ने उनके लिए और उनकी तारीफ एक हवाले से इंतहाई अहमियत। जो उनके बाद जो दूसरा नंबर रहा, सेकंड नंबर पे चांदी का तमगा जिन्होंने हासिल किया वो हैं भारतीय नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा के घर में भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सेलिब्रेशन हुई। उनकी वालदा ने न सिर्फ अपने बेटे की तारीफ़ की बल्कि कहीं ज़्यादा तारीफ़ उन्होंने पाकिस्तानी अरशद नदीम की भी की। उनके इस जेस्चर को इस तारीफ़ की दुनिया भर में तारीफ़ की जा रही है। उन्होंने क्या कलमात अदा किए, पहले ज़रा ये देखते हैं। नहीं जान तो बहुत खुश है। हमने तो सिल्वर भी गोल्ड पर लग रहा है। गोल्ड उसका आएगा वो भी मारा लड़का जी मेहनत कर सब। तो अरशद नदीम को कहा कि वो भी हमारा बेटा है और पाकिस्तानी का ये काबिल फ़ख्र सपूत इस वक्त हमारे साथ पेरिस से मौजूद है। एक्सक्लूसिवली हमसे वो बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद, आपके वक्त का बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे पता है कि इस वक्त आप जो अवार्ड सेरेमनी है उसकी रिहर्सल भी होने वाली है और आप सीधा वहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि नीरज चोपड़ा की वालदा ने आप की बड़े खुले दिल से तारीफ़ की, आपके गेम को सपोर्ट किया, उनके इस जेस्चर को पूरी दुनिया में उसकी तारीफ की जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे नीरज चोपड़ा की वालदा से? जी बिल्कुल। अगर देखा जाए तो माएँ तो सबकी वो कहते हैं कि एक ही होती हैं, तो मुझे खुशी हो रही है कि नीरज चोपड़ा की जो वालदा है वो समझ लो मेरी भी वालदा है। तो अगर मैंने जीता है तो समझ लो मैं भी उनका बेटा हूँ। अगर वो जीता तो मुझे फिर भी खुशी होती, जैसे कि एथलेटिक चैम्पियनशिप में वो जीता था और मैं सिल्वर हुआ था, तो तब भी हमें खुशी हो रही थी कि हम साउथ एशिया में 2 ही प्लेयर्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में। यकीनन बहुत खुशी की बात है। अरशद ये बताइए, 40 साल बाद, मैं तो कहूँगा 4 दिहाइयों बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जो है वो ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने जीता। आप पर्सनली आप कितना खुश हैं और ये भी बताइए कि आपकी ये कामयाबी जो है वो पाकिस्तान में और खिलाड़ियों के लिए कितनी हौसला अफजा है? जी बिल्कुल, बड़ा माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है और इसी तरह हमारी यूथ और नौजवान हैं वो भी इंशाल्लाह मुझे देखकर इस गेम में आएंगे और आगे बढ़ेंगे। अरशद, आपका जीतना था कि उसके बाद से माशाल्लाह हर दूसरी हेडलाइन में कोई ना कोई हुकूमती इदारा, कोई ना कोई तंजीम जो है वो इनामात की बारिश कर रही है आपके ऊपर, लेकिन अरशद नदीम जहां तक पहुंचा वहां तक पहुंचने में यकीनन बहुत मसाइल थे। तो आप क्या हुकूमत से कहना चाहते हैं इस अदर देन दिस इनामात? आप क्या चाहेंगे, हुकूमत को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ तो दे रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे पाकिस्तान में एक प्रॉपर जो है ना एथलेटिक्स का स्टेडियम एक होना चाहिए, ताकि हमारी जो एथलेटिक्स की जितने भी इवेंट्स हैं हम प्रॉपर उस स्टेडियम में कर सकें। आज बिल्कुल गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने पाकिस्तान में जो है ना वो गेम की तरफ तवज्जो दें, ताकि हमारी जो गेम है ये जितने भी प्लेयर्स हैं अगर उनको अच्छी फैसिलिटीज दी जाए तो वो नहीं। हुकूमत की तो आप बात कर रहे हैं, ऐसे में ये बताइए अरशद के जो डिपार्टमेंट्स हैं और जो इदारे हैं खेलों के हवाले से वो क्या रोल अदा कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जैसे कि वापडा, मेरी वापडा लेस्को की जॉब है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं वापडा का शुक्रिया अदा करता हूँ, वापडा स्पोर्ट्स बोर्ड का, जिन्होंने मुझे नहीं बल्कि जितने भी हमारे पाकिस्तान के हीरोज़ हैं उन सबको उन्होंने जॉब दी है। तो इस तरह हर अदारा प्लेयर्स को जॉब दे और जो भी सहारा होता है प्लेयर का जो उसको साथ लेके चलता है। तो जैसे मुझे वापडा ने जॉब दी थी तो अल्लाह ताला का शुक्र है, वहाँ से फिर अगर देखा जाए तो मुझे भी सहारा मिला, तो मैंने अपना जो प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट की, तो आज अल्लाह ताला का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम, खुश रहिए। आपका अज़्म, आपकी हिम्मत और आपकी परफॉर्मेंस यकीनन पाकिस्तान में न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए बल्कि हर शख्स के लिए एक मशअल राह है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मज़ीद आगे लेकर चलते हैं।
वेलकम बैक। जमात इस्लामी का 14 रोज़ा धरना काम कर गया और आईपीपीज़ के हवाले से जो खदशात थे, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं रादर, तो ये तय पाया है अब तक की इत्तलात के मुताबिक कि हुकूमत उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके ऊपर नज़रसानी पर तैयार है, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता था कि जनाब इनके ऊपर कोई बात नहीं की जा सकती, सॉवरेन गारंटी क्लेम की जा सकती है। तो अब जो है इत्तलात ये हैं कि जनाब जमात इस्लामी ने जो प्रेशर इस वक्त डाला है वो काम कर गया है। न सिर्फ ये बल्कि जो महंगे पावर प्लांट्स हैं इनसे छुटकारा भी हासिल होना मुमकिन है। जमात इस्लामी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किए हुए, बहुत ज़्यादा पुरुमीद है कि आइंदा 40 से 50 दिनों में इसके समरात जो है वो सामने आएंगे। और साथ ही साथ जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर भी टैक्स में कमी का हुकूमत ने वादा किया। अब हुकूमत के पास इतनी स्पेस है या नहीं? हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार जनाब शौकत पराचा साहब मौजूद हैं। पराचा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि हुकूमत के पास हमेशा से हमने ये सुनने में आया कि जनाब न फिस्कल स्पेस है, न मॉनेटरी स्पेस है, फिर IMF का प्रोग्राम है, वर्ल्ड बैंक के कर्जे हैं और बहुत सारी मुश्किलात हैं और परेशानी है। ऐसे में जमात इस्लामी का 14 रोज़ा धरना, ये किस हद तक आप इसको कामयाब देख रहे हैं? आज तो वो जलसा तशक्कुर भी इस वक्त पिंडी में मना रहे हैं, तो आप समझते हैं कि जनाब ये IPPs इतना बड़ा जो अफरेत है, ये जिन जो है बोतल में बंद हो पाएगा? बहुत शुक्रिया। जो मुश्किलात आपने बताई वो तो हैं। IMF के साथ एग्रीमेंट अभी होना है और जो शराइत एग्रीमेंट में दर्ज हैं, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया, उनके बोर्ड ने, IMF बोर्ड ने मंजूरी देनी है। जो शराइत हैं, अगर हुकूमत 1 इंच भी पीछे हटेगी तो ये $7+ बिलियन का जो एग्रीमेंट है या फिस्कल स्पेस है वो खतरे में पड़ जाएगी। पाकिस्तान में धरने आते रहते हैं। धरनों के 2 तरह के हैंडल किए जाते हैं धरने। नंबर 1, या तो कुछ ले दे के तय कर लिया जाता है या फिर वादा वईद करके तय कर लिया जाता है। आपको याद है 2014 का धरना 126 दिन रहा था, लेकिन जो मकासद थे वो पूरे नहीं हुए थे उस धरने। हुकूमत ने वादा किया था, वो जुडिशल कमीशन बना था, 4 हल्के नहीं खुले थे, लेकिन जुडिशल कमीशन ने भी कह दिया था कि हाँ इलेक्शन ठीक हुआ 2013। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब का धरना इधर आया था, तो वो मौलाना साहब ने खुद कहा था कि हम बैठे हैं, हम अपने मुतालबात तक बैठेंगे, लेकिन फिर परवेज़ इलाही ने आकर नेगोशिएट किया और परवेज़ इलाही ने बाद में कहा कि हमने कुछ ले दे के ये मामला तय किया। वो क्या लिया दिया था उसकी कभी तफसीलात नहीं है। जमात इस्लामी ने बड़ा अच्छा किया, जो एक प्रेसिंग अवामी इशू है उस पर 14 दिन धरना दिया। यकीनन सियासी कारकुनों का एक अदम तशद्दुद के साथ इस तरह बैठना ये काबिल तहसीन है। जमात इस्लामी का किरदार इस हवाले से काबिल तहसीन है कि उन्होंने किसी एक शख्सियत की बजाय उन्होंने अवामी मसाइल के हल को सामने रखा। लेकिन क्या IPPs के साथ मुआहदे रीनेगोशिएट होंगे तो फिर सॉवरेन गारंटीज कहाँ जाएंगी? क्या हुकूमत IPPs के साथ मुआहदे स्क्रैप करेगी? नहीं कर सकती। आपको कारकेट वगैरह का याद है क्या हुआ था? अदालत में फाइन हुआ, फिर वही उन्हीं के साथ नेगोशिएट करना पड़ा। तो इसलिए यौम तशक्कुर तो ठीक है, मनाना चाहिए, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा नहीं इसमें उम्मीद नजर आती कि हुकूमत जो है वो IPPs के साथ मुआहदे स्क्रैप करेगी। रीनेगोशिएशन का हमेशा एक रूम रहती है, लेकिन उसमें जब आपने एक मुद्दत के लिए मुआहदे किए हों तो उन पर रीनेगोशिएशन भी उन्हीं की शराइत पे हुआ करती है, जो हमें तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें तो एनर्जी चाहिए, तो इसलिए हमारी शराइत नहीं चल सकती। बहुत वो लीस्ट के ऊपर आके मेरे ख्याल से जो तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स है वहाँ पे से थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा, कुछ इस टाइप की चीज़ें मान ली जाएंगी। लेकिन जो ये बेंचमार्क है इस वक्त IPPs का, इसको शायद ना छेड़ा जाए। हुकूमत शायद पोजीशन में नहीं है इसकी, और इसी के ऊपर लेन देन होगा कुछ। जहाँ तक टैक्स का मामला भी देखें ना, टैक्स आप तो खैर मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं इन मामला को। टैक्स तो कौमी असेंबली पास करती है। जो टैक्स वाला सिस्टम है वो या तो फिर कौमी असेंबली में जाएं, कौमी असेंबली के सामने प्रपोजल रखें, और अगर आप टैक्स कम करते हैं तो IMF की शराइत तो यही होती है कि जो आप खर्चा कर रहे हैं
ये बताएं कि आपकी इनकम कहाँ से होगी। और ये एक शोभा बताया गया था कि जो सैलरीड क्लास है हम इस पे इतने % टैक्स लगा देंगे, और एट सोर्स चूंकि कटता है आपका और मेरा जिससे टैक्स कटता है तनख्वाहदार तबके का, तो एट सोर्स कट जाता है। तो वो तखमीना या एस्टिमेट यही था जो आपको फिजिकल स्पेस बनी थी। या आईएमएफ के साथ रीनेगोशिएट करें या आप पार्लियामान के पास जाएं। एक तजवीज़ ये है, बेशक आईपीपीस की हो या सैलरीड क्लास की, कि पार्लियामान के पास जाएं, पार्लियामान से कोई चीज़ पास करवाएं, पार्लियामान इस पे डिस्कशन करे, और फिर बेशक कोई बिल ठीक है आ जाए सामने या लेकिन कुछ चीज़ आ पराचा जाए। साहब, इस वक्त जाहिर है कि आपने कहा कि जमात इस्लामी ने अवामी नफ्स के ऊपर हाथ रखा है, एक अवामी जो है वो महंगाई सबसे बड़ा एक मसला है उसके ऊपर हाथ रखा है, लेकिन इस वक्त जमात इस्लामी को जमात इस्लामी के तौर पर नहीं देखा जा रहा, जमात इस्लामी पाकिस्तान बल्कि जमात इस्लामी बांग्लादेश तो उससे भी जोड़ा जा रहा है। तो जो अवाम की एक तवक्का है, अवाम की उम्मीद है, वो इस पूरे उसमें जमात इस्लामी के ऊपर कितनी है? देखें, जमात इस्लामी एक एस्टेब्लिश्ड सियासी जमात है पाकिस्तान की, लेकिन आप पार्लियामान में नुमाइंदगी देखें तो इतनी होती है, वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है। लोगों की देखें ना, हम पार्लिमानी जमहूरियत की बात करते हैं, हम अडल्ट फ्रेंचाइज का मुल्क है कि 18 साल से ऊपर का जो भी पाकिस्तानी अडल्ट है वो वोट डाल सकता है। तो वो अगर उस अपील में जाए कि कितना इनको % वोट मिलता है, या पार्लियामान में इनकी कितनी नुमाइंदगी होती है, या सूबाई असेंबलियों में कितनी होती है, शायद ही कोई सेनेटर अब है। सेनेटर मुश्ताक खान की रिटायरमेंट के बाद, यानी वो 6 साल पूरी करके गए, तो अब तो पार्लियामान में अब्दुल अकबर चित्राली साहब तो हैं, इसलिए कम नुमाइंदगी होती है। लेकिन जमात इस्लामी की जो मूव होती है वो कम अज कम बड़ी इन्फ्लुएंशियल होती है, और उसके साथ फिर जो निगरान हुकूमत के अहदेदारान थे, खुद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी बोल पड़े। उसके बाद गौहर एजाज साहब तो मसलसल इस इशू को उठा के फिर रहे हैं। अब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी इस पे बात की। लोगों में जो बाकी सियासी जमातें भी हैं, अदराक तो है उनमें, लेकिन जमात इस्लामी बांग्लादेश पर तो पाबंदी लगा दी थी हसीना वाजिद ने। तो जमात इस्लामी बांग्लादेश ने हुकूमत नहीं गिराई, वो तो स्टूडेंट्स ने गिराई, वो जो जनरल पॉपुलेशन है उनके साथ खड़ी हो गई। वहाँ पर किसी एक खास जमात का क्रेडिट ना खालिदा ज़िया की नेशनलिस्ट पार्टी ले सकती है, बीएनपी, ना जमात इस्लामी ले सकती है, बल्कि अब जो आर्मी बैक सिस्टम बना, आर्मी ने हसीना वाजिद को कहा कि भाई निकलो, 45 मिनट दिए, तो ये सियासी जमातें, चाहे बीएनपी हो बांग्लादेश की, जमात इस्लामी बांग्लादेश, ये तो एक तरह की बेनिफिशियरी बनी कि इनको वापस मेन स्ट्रीम में लाया यानी गया। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया सर, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। अब सूरत हाल, चूंकि अब बांग्लादेश की आप बात करें थोड़ा सा, क्योंकि मुझे आगे इसके ऊपर भी डिस्कस करना है, और अच्छी बात यह कि आपसे मैं इसके ऊपर ज़रा लूँ कि जो बहुत बड़ा स्टेक था भारत का बांग्लादेश के अंदर, वो कितने बड़े स्टेक के ऊपर अब लग चुका है। फिर दूसरा, हसीना वाजिद का भारत के अंदर क़याम खुद भारत के लिए कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि भारत का जो इंटरेस्ट है वो बांग्लादेश के ऊपर है, वो फ़र्द वाहिद हसीना वाजिद के ऊपर नहीं है। तो और फिर तीसरी बात यह कि पाकिस्तान किस तरह से इस सिचुएशन को कैपिटलाइज कर सकता है अपनी सिफारतकारी के जरिए। जामे जवाब मैं चाहूँगा आपसे। ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि शेख मुजीब से लेकर फिर हसीना वाजिद के ये जितने भी टेन्योर गुजरे, 20 साल हुकूमत थी, उसमें यकीनन इंडियन इन्फ्लुएंस वहाँ बड़ा स्ट्रांग हुआ। हसीना वाजिद की गवर्नमेंट को मोर और लेस एक विजिलेंस थी दिल्ली की तरफ से ना। बहुत सारे बंगाली दोस्त बात भी नहीं कर सकते थे पाकिस्तान के हक में, लेकिन ये जो इनकलाब आया, और इसमें एक ताना जो हसीना वाजिद थी रजाकार का मतलब है, कॉनोटेशन थी कि जो प्रो पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं या 71 में जो पाकिस्तान के साथ थे, ये उनको रजाकार कहती। तो इस बार तो लोगों ने इसको एक ऑनर के तौर पर स्लोगन लगाया कि हाँ हम रजाकार हैं, यानी उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो एसोसिएशन है उसको ओन किया। वो खौफ का बुत टूट गया जो हसीना वाजिद ने बनाया हुआ था। Having said that,
इतना अरसा वहाँ हुकूमत रही हसीना वाजिद की, आप इमेजिन करें कितना सिस्टम में वो पेनिट्रेट उन्होंने किया होगा, ब्यूरोक्रेसी में, मिलिट्री में, थिंक टैंक में, मीडिया में। तो हसीना वाजिद के आउस्टर से वो यकदम तो पूरा वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा, वो थोड़ा डोरमेंट हो जाएंगे, रिसेसिव हो जाएंगे, लेकिन हम कहें कि ख़त्म हो जाएंगे, ये इतना जल्द पॉसिबल नहीं हुआ करता। इसलिए आपने देखा कि बहुत सारे वुज़रा के घरों को आग लगाई गई, वो पाकिस्तान की मोहब्बत में नहीं लगाई गई, बल्कि वो जो उनका अपना रिप्रेशन थी वहाँ पर, एक दबाया हुआ था पॉपुलेशन को। हसीना वाजिद को जैसे इसको सॉरी खालिदा ज़िया को जैसे बंद किया हुआ था, जमात इस्लामी के लोगों को फांसियाँ दी। कदीर चौधरी पंजाब यूनिवर्सिटी में 71 में पढ़ते थे, लेकिन उनको फांसी दी गई इस बुनियाद पर कि वो 71 के कोलैबोरेटर थे। बाकायदा एक लॉ पास किया हसीना वाजिद ने। तो जिस तरह दबाया गया था वो पॉपुलेशन उठ खड़ी हुई स्टूडेंट मूव के अंदर। अब रहा पाकिस्तान का सवाल। नंबर 1, पाकिस्तान की एक पॉलिसी है कि दूसरों के मामलात में मदाखलत नहीं करना। भारत को जो सेटबैक हुआ, आप बांग्लादेश की अभी एग्जांपल आ गई, लेकिन मालदीव के इलेक्शन में भी भारत नवाज लोग हार गए। इवन श्रीलंका के बारे में 50-50 वहां पर मामला खड़ा है। नेपाल का मामला भारत के हाथ से काफी हद तक पहले निकल गया, अब वहाँ एक नो कॉन्फिडेंस आई है। तो जो प्रो इंडिया एलिमेंट है वो कोalition गवर्नमेंट में आए, दे आर नॉट लीडिंग द गवर्नमेंट। अफगानिस्तान के हवाले से आप देखें कि अशरफ गनी, अहमद करजई कितना प्रो इंडिया स्टैंस रखते थे, लेकिन 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान ने टेक ओवर किया, बेशक अभी पाकिस्तान क्या उनके साथ मसला चल रहा है ख्वारज के हवाले से, लेकिन जो इंडिया का एक बेस बना हुआ था काबुल या दीगर 5 स्टेट थे, उसका सफाया हो गया। ठीक है। तो इंडिया के लिए फॉरेन पॉलिसी के मैदान में इस रीजन में यकीनन सेटबैक्स आए हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि जो पेनिट्रेशन हसीना वाजिद ने की थी, अवामी लीग ने की थी, 25 साल तक उनकी हुकूमत, ये कोई एक दिन में वो आउस्ट नहीं किया जा सकता इन्फ्लुएंस उनका। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे और यकीनन भारतीय खारजा उस वक्त एक सेटबैक हुआ उसका, और दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी करने की जो उसकी और ज़ेर असर लाने की जो पॉलिसी है वो आज उसको भुगतना पड़ रही है। इसी एंगल को मज़ीद आगे देखते हैं, एक और लेंस से हम देखने की कोशिश करेंगे बांग्लादेश के मामलात को। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल इस वक्त ख़त्ते में इंतहाई अहम नाजुक मोड़ पर, और ज़ाहिर है कि बांग्लादेश की जो सूरत हाल है उसमें न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि और ख़त्ते में उससे जो जुड़े ममालिक हैं उनको भी अपने आप को रीपोजिशन करना होगा। 300 के करीब शहादतों के बाद अवामी तहरीक, अवामी लीग का जो है वो खात्मा हुआ, और इस अवामी तहरीक के नतीजे में बांग्लादेश की हसीना वाजिद, जो कि तकरीबन कमोबेश 20 साल उनकी हुक्मरानी रही, और पिछले 15 साल से तो वो लगातार मुसलसल हुक्मरान थी बांग्लादेश की, उनकी हुकूमत का तख्ता पलटा। और बांग्लादेश की हुकूमत ज़ाहिर है कि हमेशा से ज़ेर असर रही भारत के, और अब हसीना वाजिद का, शेख हसीना वाजिद का भारत में क़याम खुद भारत को कितना महंगा पड़ सकता है, भारतीय मफादात को, क्योंकि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बांग्लादेश के अंदर है। और अब नई उभरी हुकूमत और इसके बाद आने वाली हुकूमत जो है वो किस तरीके से अपनी खारजा पॉलिसी को डिज़ाइन करेगी, भारत को भी इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। और एक सवालिया निशान पाकिस्तान के लिए भी होगा कि हमने अपनी पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो हमारी खारजा पॉलिसी है उसको किस हिसाब से आगे लेकर चलना है। इन तमाम उमूर को हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बुरहानुल इस्लाम साहब, जो कि साबिक सिफारतकार हैं। बहुत शुक्रिया बुरहान साहब आपके कीमती वक्त का। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है बांग्लादेश की, इसको 3 तनाजुर में हम देखना चाहेंगे। पहले तो ख़ुद बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से, दूसरा भारतीय मफादात के तहफ़्फ़ुज़ से भारत के एंगल से, और तीसरा पाकिस्तान के एंगल से, पाकिस्तान का जो पर्सपेक्टिव आगे चल के बन सकता है, जो होगा, जो होना चाहिए रादर बांग्लादेश के साथ। इनके ऊपर मैं आपका व्यू चाहूँगा। सबसे पहले जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है वो ख़ुद बांग्लादेश के लिए कितनी अहमियत की हामिल है और कितनी डिसाइसिव पॉइंट है ये? जी देखें, ये तो
तीनों मुल्कों के लिए बहुत ज़्यादा तारीखी अहमियत के हमें मैं समझता हूँ, क्योंकि बांग्लादेश में तो वो लोग कहते हैं ये हमारी दूसरी आज़ादी थी। पहले हमने इंडिया के खिलाफ आज़ादी लड़े, सॉरी पाकिस्तान के खिलाफ 16 दिसंबर को हमें पहली आज़ादी मिली। आप पिछले 25-30 साल से जुल्म और बर्बरियत के जो एक निज़ाम रहा है शेख हसीना का, उसका खत्मा हुआ। उसके पीछे जो भारत की ताकत, भारत की सपोर्ट थी शेख हसीना को, वो खत्म हुआ। बहुत जद्दोजहद और भारी मैं कहूँगा कीमत चुकाई उन्होंने, नौजवानों ने खून बहाया मुल्क के लिए। तो बांग्लादेश ने तो एक कमाल की अचीवमेंट की है मेरे हिसाब से। आप अल्लाह करे स्टेबल हो जाए, निज़ाम दुरुस्त हो जाए। जो जुल्म और नुकसानात पहुंचाए हैं शेख हसीना की हुकूमत ने, हर एंगल से सोसाइटी को फ्रैगमेंट किया, लोगों को नुकसान पहुंचाया, ऑपोजिशन को तबाह किया, और फिर आखिर में जो खून खराबा हुआ, ये सारी चीज़ों के खात्मा लोग देख रहे हैं। निज़ाम के एक स्मूथ ट्रांजिशन लोग चाहते हैं, और ये कैसे होगा ये सोचो विचार वो भी कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स हम सब उस पर भी मदद करना चाहेंगे पाकिस्तान नहीं, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, अगेन बांग्लादेश के अंदर ब्रैकेट के अंदर ही रहे, तो वहाँ पर आवाम का एतमाद जो है वो पिछली हुकूमत यानी हसीना वाजिद की हुकूमत, तो उनके अदवार में कायम जो इदारे हैं, बिलखुसूस वहाँ पर चीफ जस्टिस से जो है वो इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है। वहाँ पर उनकी जो आर्मी है उसके अंदर दरार पड़ चुकी है, साथ ही साथ पुलिस उनकी जो है वो दबक के बैठ चुकी है, वो बाहर नहीं आ रही। ये तमाम, और फिर इलेक्शन कमीशन, तो ये सारे इदारे जो हैं, आप समझते हैं कि उबूरी हुकूमत डॉक्टर मोहम्मद यूनुस या उबूरी हुकूमत जो है ये एक हम आहंगी पैदा करने में कामयाब हो जाएगी, या फिर ये जो इंतशार वाला माहौल है ये और ज़्यादा पेचीदगियाँ लेकर आएगा, हालात और ख़राब करेगा? देखें, ये डॉक्टर यूनुस कोशिश करेंगे, वादा तो करते हैं, और हमने जो बातें की है, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है सारे निज़ाम इतने जल्दी फिक्स हो जाए। और अपोजिशन का ख्याल है कि ये जो इलेक्शन के जो तारीख शारीख है बहुत लंबे ना डाले। इंटरिम गवर्नमेंट हम लंबे अरसा के लिए नहीं चाहते। एक दफ़ा एक जनरल मोइन नाम के एक साहब आए थे, पता नहीं कहाँ से उठ के, वो भी 2 साल रह के गए, किया कुछ नहीं है। तो ये नहीं चाहते कि इंटरिम गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा वक्त रहे इन चीज़ों को लेकर। वो चाहते हैं कि इलेक्शन अनाउंस करें, 2-3 महीने में इलेक्शन करवा दें, इसके बाद ये निज़ाम ठीक होते जाएंगे। ऑल्दो इलेक्शन कमीशन वगैरह ये वो जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं उसमें वो तो कैबिनेट या ये हुकूमत को सेट करना होगा। फिर इसके बाद बाकी चीज़ें, फौज आप कह रहे हैं, पुलिस, ये रिफॉर्म को इतनी जल्दी होने वाली चीज़ तो है नहीं। और अपोजिशन खासतौर पर BNP के लोग वो नहीं, और जमात वो लोग नहीं चाहते लंबा प्रोग्राम में चले जाए इंटरिम गवर्नमेंट। या आप पीछे भी तारीख में बहाना करके, एक साहब जो मोइन की बात कर रहा हूँ आए और कहता ये भी ठीक करेंगे वो भी ठीक करेंगे, 2 साल लगा के गए, कुछ भी नहीं ठीक कर सके। तो इसलिए अच्छा उनके टारगेट इस वक्त होने चाहिए कि इलेक्शन करवाएं, उसके लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म करें। पिछले जो 25 साल के जो जाली इलेक्शन, उसके जो निज़ाम है, स्ट्रक्चर है, उसको खत्म करें और उस पे फोकस करें। अपोजिशन की डिमांड ये है। ठीक, अच्छा, अब जरा भारत के एंगल से इसको देखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा दांव खेला था भारत ने। तमाम तर सियासी जो उनका एक टिल्ट था वो हसीना वाजिद की तरफ था, अवामी लीग पार्टी की तरफ था, जमात इस्लामी बांग्लादेश में उनके मुखालिफ, फिर उसके बाद खालिदा जिया की जो पार्टी है वो उनसे मुखालिफ। तो ऐसे में जो एंटी इंडियन वहाँ पर एक लहर उठी है, या जिसको हिंदू मुखालिफ लहर भी कहा जा रहा है, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और फिर ऐसे मौके पे खालिद इनका हसीना वाजिद का भारत में क़याम खुद भारत को महंगा नहीं पड़ेगा आइंदा आने वाले ताल्लुकात के हवाले से? देखिए, भारत को तो समझदारी दिखानी पड़ेगी। अगर उसको वहाँ रखे भी शेख हसीना को, उनको कहना होगा कि हम आपके मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, ठीक है, आपके साथ खास हमारे मरासम रहा है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते आपको यहाँ रखे और बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा
इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आए और हम आप ही के पीछे रहे। हम उस वक्त आपसे गुजारिश करेंगे, आप आगे कहीं और निकल सकते तो निकले, नहीं तो आराम से यहाँ रह जाए ताकि हम बांग्लादेश के साथ अच्छे ताल्लुकात उस्तवार कर सकें। ये तो उनको सोचना पड़ेगा। इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है ना, मुल्कों के लिए इंडिविजुअल क्या मैटर करती है। नहीं, ये तो चले फर्दे वाहिद, ये तो फर्दे वाहिद की बात हो गई, लेकिन जो एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स वहां पर इस वक्त देखे जा रहे हैं उसके ऊपर बता रहा हूँ। हाँ, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखें, एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स तो इतने ज्यादा बढ़ गए और बढ़ना ही था क्योंकि उन्होंने आंखें बंद करके शेख हसीना को सपोर्ट किए। उसके हर जुल्म, हर बर्बरियत को उन्होंने खामोशी से बर्दाश्त किया और अप्रिशिएट किया। और आवाम में तो ये थी ना, शेख हसीना सामने असल में सब कुछ उनका ख्याल है, कौम सोचती रही है तो भारत करा रहे सब कुछ। हालांकि जरूरी नहीं है, लेकिन भारत के फुल सपोर्ट होने की वजह से हसीना कायम रह सकी है, लेकिन उससे इंडिया को बहुत नुकसान हुआ। इस वक्त इंडिया के जो इमेज है बांग्लादेश में एट इट्स लोवेस्ट एट, इसको कहते हैं ना, ग्राउंड पे पहुंचा हुआ है। हम तो शुरू से कहते थे कि इनका इतना हक नहीं पहुंचता, इतने इंटरवेंशन करे, इतने इंक्लूशन करे, लेकिन कर लिया। अब उनकी इमेज जीरो हो गया। लोगों ने देखा भारत तो एक थर्ड क्लास पार्टनर रहे और न्यूट्रल नहीं कुछ कर सके, एक बड़ा मुल्क है, उस हिसाब से उनको इस तरह के रिप्रेसिव रिजीम को इस तरह सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। ठीक, अब ऐसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जी बुरहान साहब, अब ऐसे बदलते हुए बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात में पाकिस्तान की सिफारतकारी का क्या तकाजा है? बहुत तकाजा है। मैं पहले आपको बता दूं, पाकिस्तान के बहुत बेहतरीन इमेज वहाँ थ्रू आउट रही है। ऑल्दो शेख हसीना डिमोनाइज करते रहे पाकिस्तान को, जमात इस्लामी को, प्रो पाकिस्तानी पार्टीज को, वो सब बेकार गया। आपको पता ही है ना कि अवामी लेवल पे मेरे हिसाब से पहले 54-55% पाकिस्तान के साथ ओपनली थे, आप मेरे हिसाब से 80% हो गए। देखे ना, इस 20 साल में जो इमेज बनाया हसीना ने, लोगों के सपोर्ट बहुत पाकिस्तान के बन गए। हर खराबी को ऊपर वो ब्लेम करते थे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इंटरफेरेंस। फिर उनको कहना था कि भाई ISI वाले यहाँ सब कुछ करते रहे। वो सारे लोगों ने साबित कर दिया वो तो बेकार नैरेटिव है, आपकी इन बातों में कोई सदाकत नहीं है। सो नतीजतन क्या हुआ, पाकिस्तान की इमेज बना है ऑटोमेटिकली, हमने कुछ किया नहीं किया। मेरा नहीं ख्याल बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हुई पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन क्योंकि उसने एक नहीं सर, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज तो हुआ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज तो हुआ, लेकिन इसको कैपिटलाइज कैसे कर सकता है पाकिस्तान? कैपिटलाइज में आ रहा हूँ। कैपिटलाइज ये है कि आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस को रेस्टोर करें। डाउनग्रेड हुए थे, प्रॉपर एम्बेसडर्स नहीं थे, आना जाना बंद रहा। इमीडिएटली उनको PIA के फ्लाइट्स हफ्ते में 5-6 लगा देना चाहिए, टूरिस्ट वीजा बढ़ा देने चाहिए, वो भी आए, हम भी जाए। मुझे याद है मैं 75 में स्टूडेंट था कायदे आजम यूनिवर्सिटी में, जब कू हुआ उसके फौरन बाद उन्होंने राब्ता किया। हमारे बुजुर्गों ने भी कहा डिप्लोमेटिक मिशन फौरन खोले, मुनासिब एक्सपीरियंस एम्बेसडर भेजे यहाँ। पुराने एक पाकिस्तान मूवमेंट के एक लीडर थे, वो अलहाज अब्दुल्ला ज़हीरुद्दीन नाम था, वो साहब यहाँ सफ़ीर बने। इधर से भी उधर अच्छा एक सफ़ीर गए। फिर फ्लाइट चले, स्टूडेंट हम यूनिवर्सिटी में थे, अभी पता ही नहीं था, देखा कि बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के बड़े बड़े डेलीगेशन आने शुरू हो गए। हम मिले, मुझे क्योंकि थोड़ा बहुत बांग्ला आती थी, गपशप की, वो तो पागल हो गए लोग। ठीक भाई आप लोग बैठे हुए, हमें पता ही नहीं इतने यहाँ अच्छा है पाकिस्तान के लिए। हम हर कोई मिलते थे, इवन हमारे लोकल जिनको भी मिलते थे गले शले मिलना, आखिर में रो के ये गए वापस जब गए। पता बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बुरहानुल इस्लाम साहब मौजूद थे और इस मौजूदा सूरत हाल पर अपना तबसरा पेश कर रहे थे। अब देखना यही है कि इन बदलते हुए हालात में, इस बदलते हुए बांग्लादेश में उसके अपने पड़ोसियों के साथ किस तरह से ताल्लुकात जो हैं उस्तवार होते हैं। बिलखुसूस पाकिस्तान अपनी सफारतकारी के जो तकाज़े हैं उनसे किस तरीके से आगे बढ़ेगा और एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ इस मामले को, इस पूरी सूरत हाल को कैपिटलाइज करेगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।